नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में और हार्मोन्स के डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए आप अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और इसके बारे में बेसिक पॉइंट। इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्रंथि बोला जाता है ऑफ द बॉडी, शरीर की। विकास क्योंकि इट्स हार्मोन्स, इसके हार्मोन्स कंट्रोल ग्रोथ को मतलब शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्ट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, और जनन व लैंगिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। डेवलपमेंट एंड जनरल बिहेवियर ऑफ द बॉडी, शरीर के विकास और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और क्या कंट्रोल करते हैं? एंड कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड, और अन्य महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके स्राव को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी हम देख लेते हैं। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाती है क्योंकि इसके हार्मोन्स शरीर की वृद्धि, लैंगिक लक्षण एवं जनन, विकास एवं सामान्य आचरण आदि का नियंत्रण करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण का नियंत्रण करते हैं। यह इसकी पहली पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट क्या है? इट हैंग सिक्योरली, मतलब यह लटका रहता है, ठीक है, सुरक्षित लटका रहता है। कहाँ? फ्रॉम द वेंट्रल वाल्व, वेंट्रल वाल्व की भित्ति से। हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस है, उससे लटका होता है, उससे जुड़ा होता है, ठीक है। ऑफ द पोस्टीरियर डायंसिफेलान टू द हाइपोफाइशियल फोसा, मतलब सेला टर्सिका ऑफ द स्फिनाइड बोन। स्फिनाइड बोन में जो सेला टर्सिका नामक, ठीक है, हाइपोफेशियल फोसा होता है, जिसे सेला टर्सिका बोला जाता है। किसमें? स्फिनाइड बोन में, ठीक है। उसमें एक छोटी सी गड्ढा होता है और डायंसिफेलान के पश्च भाग की तरफ जो है यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। ऑफ द क्रेनियम बाय ए स्मॉल क्रेनिकल एंड हालो आउटग्रोथ कॉल्ड द इनफंडिबुलम। हाइपोथैलेमस से एक कीटनुमा संरचना निकली होती है, नीचे की तरफ आउटग्रोथ होती है, मतलब नीचे की तरफ अधिवृद्धि, मतलब नीचे की तरफ वृद्धि होती है। इनफंडिबुलम नामक एक संरचना होती है, उसी से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड ज्वाइंट होती है, ठीक है। इसकी हिंदी देखते हैं। यह अग्र मस्तिष्क के पश्च डायंसिफेलान की अधर भित्ति, हाइपोथैलेमस से छोटे से शंक्वाकार एवं खोखले प्रवर्ध, इनफंडिबुलम से कपाल की स्फिनाइड हड्डी की हाइपोफाइशियल गर्थ, सेला टर्सिका जिसे बोला जाता है, में सुरक्षित लटकी होती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इट इज राउंड एंड ब्राउनिश, ठीक है, ब्राउनिश मतलब भूरे रंग की। रेड द स्मॉलेस्ट, मतलब यह गोल होती है और कैसी होती है? भूरी लाल होती है, ठीक है, मतलब लाल रंग की या भूरी रंग की होती है। द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी। स्मॉल में जब EST लग गया, मतलब स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी। अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इस ग्रंथि का गोल है राउंड है। राउंड से कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका व्यास कितना होता है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास तक होती है यह। और इंडोक्राइन ग्लैंड, यह क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थायराइड है। और सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी, सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। आप इसे याद रखिएगा। इट्स वेट रेंज, इसका जो वजन, हमने तो इसके डायमीटर को जान लिया, अब इसका वजन कितना होता है? फ्रॉम अबाउट 0.5 to 1 ग्राम। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है, वजन, वह 0.5 से 1 ग्राम होता है। इट इज स्लाइटली बिगर इन वुमेन, यह औरतों में कुछ बड़ी होती है। स्लाइटली मतलब कुछ बड़ी होती है। एंड मच बिगर इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी मतलब गर्भकाल के समय जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं, उनमें यह ग्रंथि थोड़ी और बड़ी हो जाती है। समझ में आया? यह गोल सी और भूरी लाल, सबसे छोटी, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास की अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तक होता है। स्त्रियों में यह कुछ बड़ी और गर्भावस्था में काफी बड़ी होती है। अब हम इसके फिगर को समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नीले रंग का है, ठीक है, ये क्या? थर्ड वेंट्रिकल है। आप जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। फिर एक बार बता देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट सेरिब्रम में होता है, और राइट सेरिब्रम में जो होता है राइट वेंट्रिकल होता है। फिर हाइपोथैलेमस जो डायंसिफेलान की कैविटी होती है, उसे थर्ड वेंट्रिकल बोला जाता है। और मेडुला और पोन्स और सेरिबेलम के बीच में सम्मिलित रूप से एक चतुर्भुजाकार वेंट्रिकल होती है, ठीक है।
तो उसे क्या बोला जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल बोला जाता है। तो डायनसिफेलान की जो कैविटी है उसे बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल, और इसकी जो ऊपरी भित्ति होती है डायनसिफेलान की थैलेमस होती है, मध्य की भित्ति एपिथैलेमस होती है, और यह जो नीचे वाली भित्ति है डायनसिफेलान की थर्ड वेंट्रिकल की, यह हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस से कीपनुमा एक संरचना होती है जिसे इनफंडिबुलम बोला जाता है, और इनफंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। समझ में आया? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बीच में एक छोटा सा मिडिल पार्ट भी, पार्ट्स इंटरमीडिएटा भी होता है, उससे केवल एक हार्मोन्स निकलता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसका जो लोकेशन है ब्रेन में यहाँ पर है। इतना समझ में आया? अब हम पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के भाग के बारे में जानते हैं, इसके पार्ट्स। तो जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर रूप से 2 पार्ट होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, लेकिन अगर अच्छी तरह से बात की जाए तो 3 पार्ट होते हैं, बीच में एक होता है पार्ट्स इंटरमीडिएटा, मतलब मध्य पिट्यूटरी। ठीक है, तो सबसे पहला भाग जो है कौन है, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, इंटीरियर लोब या इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और इसे हिंदी में बोला जाता है अग्र पीयूष। दूसरा है भाग पार्ट्स इंटरमीडिएटा। पार्ट्स इंटरमीडिएटा को क्या बोला जाता है हिंदी में, मध्य पीयूष या मध्य पीयूष ग्लैंड। अब जो तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसे बोला जाता है पश्च पीयूष। पश्च पीयूष हिंदी में बोला जाता है किसे, न्यूरो हाइपोफाइसिस को। अ से अग्र पीयूष, अ से एडिनो हाइपोफाइसिस याद रखने के लिए। न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्ट्स इंटरमीडिएटा। अब जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसका एक नाम और है, इसको बोला जाता है पार्स नर्वोसा। बीच वाले को क्या बोला जाएगा, पार्स इंटरमीडिएटा, और पश्च वाले को पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला जाएगा, पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो इसका भी कुछ, एडिनो हाइपोफाइसिस का भी कुछ पार्स से नाम होना चाहिए। फिलहाल हमें पता नहीं, हमने इसे ढूंढा लेकिन नहीं मिला। यदि किसी को पता हो कि एडिनो हाइपोफाइसिस का जो पार्स से संबंधित नाम है, जैसे कि मिडिल का है पार्स इंटरमीडिएटा और न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम है पार्स नर्वोसा, तो एडिनो हाइपोफाइसिस का भी पार्स से संबंधित कुछ नाम होना चाहिए। तो यदि किसी को पता हो तो वह नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी को पता हो जाए। अब हम आगे की बात करते हैं, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने पार्ट्स के बारे में जान गए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्ट्स इंटरमीडिएटा, इंटरमीडिया। ठीक है, पार्ट्स इंटरमीडिया और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अब हम इनके हार्मोन्स के बारे में जानते हैं कि कौन से भाग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, फिर इसके बाद हम सभी हार्मोन्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसमें जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, अग्र पीयूष, ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इससे निकलता है सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स। इसे ग्रोथ हार्मोन्स बोला जाता है। किसे, सोमेटोट्रोपिन को। किससे निकलता है, एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होता है, और संक्षेप में इसे एसटीएच या जीएच बोला जाता है। दूसरा हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन्स। एएच डॉट से मतलब हार्मोन्स है, ठीक है, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन्स, और इसे संक्षेप में बोला जाता है ब्रीफ में PRL या MTH। ठीक है, तीसरा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को संक्षिप्त में बोला जाता है FSH। चौथा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को संक्षिप्त में LH बोला जाता है। और पांचवा हार्मोन्स है एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, इसे ACTH बोला जाता है। अब है छठा हार्मोन्स थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH। ठीक है, तो TSH थायरोट्रोपिन हार्मोन्स, और इसे संक्षिप्त में TSH बोला जाता है। अब जो होता है मिडिल, इतना 6 हार्मोन्स, ठीक है, 6 हार्मोन्स अग्र पिट्यूटरी से मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस से 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स इंटरमीडिएटा की, मतलब पार्ट्स इंटरमीडिएटा मुझे बार बार याद आ रहा है, लेकिन इंटरमीडिएटा भी आप कर सकते हैं क्योंकि इंटरमीडिएटा से भी संबंधित नाम ही है। पार्ट्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स MSH। ठीक है, और इसे पार्ट्स इंटरमीडिया से केवल एक ही हार्मोन स्रावित होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला है ऑक्सीटोसिन जिसे संक्षिप्त में OT बोला जाता है, और दूसरा है वैसोप्रेसिन। इसका एक अन्य नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जिसे संक्षिप्त में क्या बोला जाता है, ADH। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स की। अब हम सभी हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इसका सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह कैसा हार्मोन्स है। यह एक
प्रोटीन हार्मोन्स है, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन्स मीन्स जो एमिनो अम्लों के एक श्रृंखला से बने होते हैं। तो ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 191 एमिनो एसिड मोनोमर्स। मोनोमर्स मीन्स एक लाख। इस हार्मोन्स के प्रत्येक अणु में, ठीक है, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं 191 एमिनो अम्लों की एमिनो अम्ल की एक लाख मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? अब इसका प्रत्येक अणु 191 एमिनो अम्ल एकलकों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है। जैसा कि आप जानते होंगे एकलक मोनोमर्स मतलब कि 20 एमिनो अम्ल होते हैं, 10 एजेंटल और 10 नॉन एजेंटल। तो उन्हीं 20 एमिनो अम्लों में से 191 एमिनो अम्ल मिल करके मतलब एक लाख मतलब एक एक एमिनो अम्ल मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएंगे और वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन वह इस हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? कन्वर्ट होकर के एक मॉलिक्यूल बनाती है। अब इस हार्मोन्स का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या? दिस हार्मोन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटर ऑफ बॉडी ग्रोथ। यह हार्मोन्स शरीर के विकास का बहुत महत्वपूर्ण ही प्रेरक है, ठीक है। स्टिमुलेटर मीन्स प्रेरक। इसकी हिंदी क्या होगी? यह हार्मोन शरीर की वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होता है। इसी मतलब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स के प्रभाव में ही शरीर जो है बच्चे से मतलब छोटे से बड़ा होता है, ठीक है, मतलब विकास करता है इसी हार्मोन्स के प्रभाव में। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। यह हार्मोन्स शरीर के सभी कोशिकाओं में, ठीक है, यह हार्मोन शरीर के बॉडी के सभी कोशिकाओं में डीएनए के, आरएनए और प्रोटीन्स के संश्लेषण, सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण को स्टिमुलेट मीन्स उत्प्रेरित करता है, ठीक है, मतलब प्रेरित करता है। और क्या करता है? एंड द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। और यह शरीर की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं और मसल्स हैं उनके ग्रोथ मतलब विकास को और रिपेयर मीन्स मरम्मत को प्रेरित करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। यह हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण तथा हड्डियों एवं पेशियों की वृद्धि और मरम्मत का प्रेरक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस हार्मोन्स इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन द लीवर। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस किसे बोला जाता है? यह हार्मोन्स जो है लीवर में यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है, ठीक है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, प्रेरित नहीं करता है, इंक्रीज करता है मतलब बढ़ाता है। अब ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदल जाएगा तो ग्लाइकोजन में कब बदलता है ग्लूकोज? जब ग्लूकोज का काम नहीं होता है या ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक ब्लड में होता है तो एक ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता है लीवर में, जिसके थ्रू क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर के लीवर में सुरक्षित पड़ा रहेगा। फिर जब जरूरत रहेगा तो फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्रिया के द्वारा फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाएगा, फिर टूट करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वहां पर एटीपी इत्यादि बनाएगा क्रेब्स चक्र के द्वारा, ठीक है। तो यह हार्मोन्स क्या करता है? सोमेटोट्रोपिन यह हार्मोन्स यकृत में मतलब लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण को बढ़ा देता है। और क्या करता है? स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन, लाइपोसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। और यह हार्मोन्स क्या करता है? यह हार्मोन्स वसा के विखंडन और मतलब वसा के विखंडन और यूटिलाइजेशन मीन्स इसकी हिंदी हम देखते हैं। यह हार्मोन्स वसा के विखंडन और उपयोग को, ठीक है, विघटन और उपयोग को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, ठीक है। मतलब कि ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज को बचाएगा लेकिन वसा को अधिक तोड़ने का काम करेगा। और वसा के टूटने की क्रिया को क्या बोला जाता है? वसा के विखंडन को, विघटन को लाइपोलाइसिस, ठीक है, लाइपोलाइसिस के थ्रू वसा जो है टूट करके ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। देयर बाय रिड्यूसिंग फैट, इस प्रकार से यह फैट को घटाता है, ठीक है। इनटेक एंड कंजर्विंग, ठीक है, कंजर्विंग कार्बोहाइड्रेट, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को संरक्षित करती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज को यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे रही है, कन्वर्ट करने के लिए बढ़ा दे रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है। कहाँ पर? लीवर में। और वहीं पर वसा को तोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, और क्या करती है? आल्सो मीन्स भी, और यह शरीर में प्रोटीन की मात्रा को, अमाउंट मीन्स मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। कौन? सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स। इसकी हिंदी आप समझ सकते हैं। यह हार्मोन्स यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है, को बढ़ाता है। वसा के विघटन
जिसे बोला जाता है लाइपोलाइसिस, एवं उपयोग को प्रेरित करता है, जिससे वसा की मात्रा घटती है और कार्बोहाइड्रेट का संरक्षण होता है। मतलब वसा की मात्रा को घटाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट सेल डिवीजन, या हार्मोन्स कोशिका विभाजन को स्टिमुलेट में प्रेरित करता है। द एंड और द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इन कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में संयोजी ऊतकों में कोलेजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है। इसकी हिंदी आप देख सकते हैं, यह हार्मोन्स कोशिका विभाजन और संयोजी ऊतकों में कोलेजन एवं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के संश्लेषण को प्रेरित करता है। इसमें संयोजी ऊतकों में कोलेजन को और म्यूकोपॉलीसैकेराइड के संश्लेषण को, और क्या करेगा, कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरित करता है। इफेक्ट्स ऑफ हाइपोसेक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन के कम श्रावण, हाइपोसेक्रेशन मीन्स कम श्रावण से का प्रभाव। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स के जो कम श्रावण होता है, जब मान लीजिए किसी में सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स कम बन रहा है तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रभाव क्या होता है, हाइपोसेक्रेशन मतलब अल्प श्रावण ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स के अल्प श्रावण इन चाइल्डहुड स्टेट, चाइल्डहुड स्टॉप। ठीक है, इन चाइल्डहुड मतलब बचपन में, बचपन में जो 13 वर्ष या 12 वर्ष से कम की आयु है। ठीक है, जन्म से 12-13 वर्ष तक की जो बीच की 12-13 वर्ष की जो आयु होती है जन्म से, वह क्या होती है, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है। ठीक है, तो उस समय यदि ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशन हो जाएगा, मतलब अल्प श्रावण होगा, तो क्या होगा, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स की जो छोर होते हैं, जो मान लीजिए लॉन्ग बोन्स में फीमर का आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो फीमर के जो निचली और ऊपरी छोर होते हैं, ठीक है, छोर को क्या बोला जाता है, एपिफाइसिस, वहीं से हड्डियां बढ़ती हैं। समझ में आया, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उनके जो छोर होते हैं, मतलब इंड पॉइंट, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, एपिफाइसिस, हड्डियों की ग्रोथ वहीं से होती है। तो जो बचपन में हाइपोसेक्रेशन, जब हाइपोसेक्रेशन मीन्स अल्प श्रावण होगा, मतलब बहुत कम बनेगा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, तो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, इससे बच्चे बौने हो जाते हैं। ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, लेंथ ऑफ द बॉडी डज नॉट इंक्रीज, बॉडी की जो लेंथ होती है, मतलब शरीर की लंबाई होती है जो, वह नॉट इंक्रीज मतलब नहीं बढ़ती है। एंड और क्या होगा, द बॉडी डज नॉट डेवलप, और शरीर विकास नहीं करता है। क्यों विकास नहीं करता है, क्योंकि सोमेटोट्रोपिन ही कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित कर रहा था, डीएनए आरएनए को बनाने का, उत्प्रेरित करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो जब यह नहीं रहेगा तो शरीर का विकास ठीक से होगा नहीं। एंड और क्या करता है, ड्यू टू दिस द पर्सन रिमेन्स ड्वार्फ, इस कारण, ड्यू मतलब कारण या दौरान, ठीक है, द पर्सन रिमेन्स मतलब हो जाते हैं, ड्वार्फ मतलब बौने हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, इसे क्या बोला जाता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, नैनिज्म, नैनिज्म मीन्स इसी रोग को, जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है उसे नैनिज्म भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, एटिलोसिस, एटिलोसिस, ठीक है, इसके 3 नाम है। मतलब जब बचपन में ही 1 वर्ष से, मान लीजिए जन्म से 12-13 वर्ष की आयु के बीच यदि सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स का कम श्रावण हो रहा है, ठीक है, तो इससे लंबी हड्डियों की एपिफाइसिस रुक जाती है, मतलब हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है और शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है और इससे बच्चे जो है बौने हो जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या नैनिज्म या एटिलोसिस बोला जाता है। बाल्यावस्था में ही वृद्धि हार्मोन्स के अल्प श्रावण से लंबी हड्डियों की एपिफाइसिस की वृद्धि रुक जाती है, जिससे शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है और शरीर का विकास नहीं हो पाता। इससे व्यक्ति बौना रह जाता है। इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, नैनिज्म या एटिलोसिस कहा जाता है। इतना समझ में आया। अब बाल्यावस्था में हमने समझ गया कि बाल्यावस्था में यदि अल्प श्रावण होता है तब क्या होगा। अब हम समझते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था कौन सी होती है, एडोलनेस, ठीक है, एडोलसेंस, एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था। यह कौन सी अवस्था है, 13 वर्ष से 22 वर्ष, मतलब 12-13 वर्ष से 22 वर्ष के बीच की जो स्टेज होती है उसे क्या बोला जाता है, किशोरावस्था बोला जाता है। तो यदि इस समय सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशन होता है, मतलब अल्प श्रावण होता है, ठीक है, तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशन केज ए पर्सन टू बी स्टंट, ठीक है, स्टंट मतलब इस कारण, इस जो पर्सन स्टंट मतलब ठिगना, ठिगना मतलब छोटे कद का। मान लीजिए कि
12-13 वर्ष तक तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का स्राव ठीक था, तो 12-13 वर्ष तक तो बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अधिक बड़े तो नहीं हुए होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की लंबाई तक तो आ नहीं जाते हैं। तो 12-13 वर्ष तक तो बढ़ना था बड़े। अब 13 वर्ष से 22 वर्ष के बीच मान लीजिए अब उनमें सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स कम बनने लगा, तो वे उतना ही बढ़ करके रुक जाते हैं, मतलब न बौने नहीं रहेंगे लेकिन बहुत लंबे भी नहीं रहेंगे, वे सामान्य कद से छोटे होंगे, ठिगने होंगे। ठिगना मतलब एक छोटा व्यक्ति, मान लीजिए कि 3.5 या 4 फुट का व्यक्ति, तो इसे ठिगने हो जाते हैं। और क्या होता है, मस्कुलर एंड बॉडी वीक, मतलब कि पेशियां और शरीर जो है कमजोर हो जाता है। लो फर्टिलिटी, जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। लो सेल बेस मेटाबॉलिक रेट, और जो आधारी उपापचयी दर है BMR, वह क्या होती है, घट जाती है। वेरी लो प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन का संश्लेषण बहुत कम होने लगता है। हेयर लॉस एंड बिकम व्हाइट, हेयर लॉस मतलब बाल झड़ने लगते हैं और सफेद होने लगते हैं। स्किन बिकम्स येलो लाइक एंड ड्राई, त्वचा पीली दिखती है और सूखी, मतलब ड्राई मतलब सूखी शुष्क दिखती है। ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप और शरीर का तापमान घट जाता है। दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी मिक्सिडिमा, इसे क्या बोला जाता है, इस रोग को पिट्यूटरी मिक्सिडिमा, इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, पिट्यूटरी मिक्सिडिमा, ठीक है। इसकी हिंदी समझिए, किशोरावस्था अर्थात लगभग 13 से 22 वर्ष की आयु के बीच वृद्धि हार्मोन्स के अल्प श्रावण से व्यक्ति ठिगना रह जाता है, पेशियां दुर्बल और शरीर कमजोर, जनन क्षमता कम, कोशिका का आधार उपापचयी दर घट जाता है, प्रोटीन संश्लेषण बहुत कम होता है, बाल झड़ने व सफेद होने लगते हैं, त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है, रुधिर दाब व शरीर का ताप घट जाता है। इसे पीयूष मिक्सिडिमा कहते हैं। इतना समझ में आया। अब हम हाइपर सेक्रेशन की बात करते हैं। हमने अल्प श्रावण का प्रभाव देख लिया, अब हम हाइपर सेक्रेशन मतलब अति श्रावण, किसके, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स के अति श्रावण से बॉडी पर या शरीर पर या व्यक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहली पॉइंट है, पहली कंडीशन आपका ये से ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, मतलब जो वृद्धि का काल है, ठीक है, वृद्धि मतलब विकास का काल, विकास के काल मतलब चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ठीक है, मतलब बचपन और किशोरावस्था के बीच। ड्यू टू ओवर सेक्रेशन मतलब बचपन या किशोरावस्था में यदि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का ओवर सेक्रेशन या हाइपर सेक्रेशन होता है तो क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेन्स मतलब सभी अंगों का विकास बिकम्स मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से अधिक हो जाता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है। क्या, सभी अंगों का विकास, सभी अंगों का जो डेवलपमेंट है वह नॉर्मल साइज से अधिक हो जाता है। द लेंथ ऑफ ए पर्सन कैन बी मोर देन 8 फीट, और एक किसी व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति की लंबाई, मतलब जिसमें बचपन या किशोरावस्था में ही सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का अतिश्रावण हो जाता है, उस व्यक्ति की लंबाई 8 फीट से भी अधिक हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट जाइगेंटिज्म इसे बोला जाता है, इस कंडीशन को या इस डिजीज को या इस रोग को, ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनेट जाइगेंटिज्म। इसकी हिंदी क्या होगी, इसे देखिए, वृद्धि काल बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, वृद्धि काल कौन सी है, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन्स के अतिश्रावण से सभी अंगों का विकास सामान्य से अधिक हो जाता है, व्यक्ति की लंबाई 8 फुट से भी अधिक हो सकती है, इसे आनुपातिक भीमकायता प्रोपोर्शनेट जाइगेंटिज्म या आनुपातिक भीमकायता कहते हैं। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन है हाइपर सेक्रेशन की, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स के हाइपर सेक्रेशन की, वह क्या है, सिंस द लेंथ स्टॉप्स एट द एपिफाइसिस ऑफ द बोन्स आफ्टर द ग्रोइंग स्टेज, ग्रोइंग स्टेज के बाद, यहाँ से इसका अर्थ निकलेगा ग्रोइंग स्टेज के बाद मतलब वृद्धि काल के बाद हड्डियों की, सिंस मतलब चूंकि, सिंस मीन्स चूंकि, ग्रोइंग आफ्टर द ग्रोइंग स्टेज वृद्धि काल के बाद हड्डियों की जो एपिफाइसिस है उसकी लेंथ की लंबाई रुक जाती है, मतलब हड्डियां एपिफाइसिस से ही बढ़ती हैं, जो इंड पॉइंट होती है हड्डियों की, दोनों ऊपरी सिरे और निचला सिरा, वहीं से हड्डियों की लंबाई बढ़ती है। तो किशोरावस्था और बचपन अवस्था के बाद मतलब 20 से 33 वर्ष की आयु के बाद जो है, 32-33 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है, ठीक है, व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है क्योंकि हड्डियों की एपिफाइसिस जो है वह स्टॉप हो जाती है, मतलब वहां से हड्डियों की लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। द एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स करंटली डज नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बोन्स। अब इस अवस्था में, ठीक है,
बचपन या किशोरावस्था के बाद यदि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का हाइपर सेक्रेशन होता है, अतिस्रावण होता है, ओवर सेक्रेशन होता है, ठीक है, तो बॉडी की लंबाई तो नहीं बढ़ती है, नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बोन्स, हड्डियों की लंबाई जो है नहीं बढ़ती है, बट लेकिन इंक्रीज देयर थिकनेस, लेकिन इनकी मोटाई जो है, इनकी हड्डियों की मोटाई बढ़ जाती है। किसके कारण? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स के हाइपर सेक्रेशन के कारण। अलोंग विथ दिस, इसके साथ साथ द ऑर्गन्स लाइक आईलिड्स, पलकें, लिप्स मीन्स होंठ, टंग मीन्स जीभ, नोज, नाक, चेन मतलब ठुड्डी, इट्स मतलब इत्यादि, एल्सो बिकम थिक, ये भी जो है मोटे हो जाते हैं। हड्डियों के साथ साथ होंठ, पलकें, जीभ, नाक, ठुड्डी इत्यादि मोटे हो जाते हैं। द बॉडी बिकम्स सिपलेस एंड यगली, ठीक है, जो शरीर है वह कैसा दिखता है? वह कुरूप और जो है कि सिपलेस मतलब सिपलेस मीन्स गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला की भांति बेडौल। गोरिल्ला कैसा होता है? बेडौल होता है, गोरिल्ले की भांति बेडौल दिखता है, लाइक ए गोरिल्ला, गोरिल्ला। सिपलेस मीन्स बेडौल जिसका कोई आकार ना हो, मतलब बिना आकार का, शेप मीन्स आकार, लेस मतलब आकारहीन, एंड यगली मीन्स कुरूप, लाइक ए गोरिल्ला, गोरिल्ला की तरह। दिस इज कॉल्ड एक्रोमिगेली, इसे क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को एक्रोमिगेली बोला जाता है। दिस यूजुअली हैपेंस ओनली इन मैन, यह संभवतः केवल व्यक्तियों मतलब पुरुषों में ही होता है। तो जब वृद्धि काल मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बाद यदि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का हाइपर सेक्रेशन होता है तो कौन सी डिजीज होगी? एक्रोमिगेली होगी। लेकिन बचपन या किशोरावस्था में ही जो है कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का हाइपर सेक्रेशन होता है तो प्रोपोर्शनेट जाइगेंटिज्म डिजीज होती है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देख ही लिया। चूंकि वृद्धि काल के बाद हड्डियों की एपिफाइसिस पर लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, अतः इस समय वृद्धि हार्मोन्स के अधिक स्राव से हड्डियां की लंबाई तो नहीं बढ़ती लेकिन मोटाई बढ़ जाती है। साथ ही पलकें, होठ, जीभ, नाक, ठोड़ी आदि अंग भी मोटे हो जाते हैं। शरीर गोरिल्ला की भांति जो है बेडौल और कुरूप हो जाता है। इसे अग्राति कायता कहते हैं। एक्रोमिगेली को क्या कहते हैं? हिंदी में अग्राति कायता। यह प्राय पुरुषों में ही होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है? इफ मेंस मतलब व्यक्तियों पुरुषों में ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड विथ स्तन ग्रंथियां एल्सो इंक्रीज एलॉन्ग विथ एक्रोमिगेली। अगर एक्रोमिगेली के साथ साथ मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक्रोमिगेली की कंडीशन हो गई, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी व्यक्ति की मतलब पुरुष की छाती जो है वह बढ़ गई और स्तन ग्रंथियों का विकास भी हो गया अधिक, तो देन इट इज कॉल्ड गायनिकोमेस्टिया। तो इसे क्या बोला जाता है? इस रोग को, इस डिजीज को, इस कंडीशन को गायनिकोमेस्टिया बोला जाता है, जिसमें पुरुषों के स्तन महिलाओं की तरह विकसित हो जाते हैं। समझ में आया? उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? गायनिकोमेस्टिया। यदि अग्रातिकायता के साथ पुरुषों के स्तन व स्तन ग्रंथियां भी बढ़ जाएं तो इसे गायनिकोमेस्टिया बोला जाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट द बैक क्रिप्स बैकवर्ड लाइक ए हंकबैक, ठीक है, हंकबैक मीन्स कुबड़े की तरह। यदि पीठ टेढ़ी हो जाए, कर्व मीन्स टेढ़ी हो जाए, कुबड़े की तरह, एलॉन्ग विथ एक्रोमिगेली। किसी व्यक्ति को एक्रोमिगेली हुआ है और उसके साथ साथ यदि उसकी पीठ टेढ़ी हो जाए कुबड़ों की तरह, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड काइफोसिस, ठीक है, कीफोसिस या काइफोसिस। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? एक्रोमिगेली ना बोल करके काइफोसिस बोला जाएगा। यदि अग्रातिकायता के साथ पीठ कुबड़ों की तरह पीछे की तरफ मुड़ जाए तो इसे काइफोसिस कहते हैं। इतना समझ में आया? जो इसमें तीसरी कंडीशन हुआ क्या है? एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स के अधिक स्रावण से। एक्सेस सेक्रेशन या हाइपर सेक्रेशन या ओवर सेक्रेशन तीनों एक ही शब्द है, एक ही काम इनका, ठीक है, मतलब अधिक श्रावण से। किसके? ग्रोथ हार्मोन्स के अधिक श्रावण से लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, लीडिंग टू डायबिटीज, जिससे डायबिटीज होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या बोला जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। और ग्लूकोज की मात्रा घट जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है कब? जब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तब। तो इससे डायबिटीज मेलिटस होने का खतरा या डायबिटीज होने का, मधुमेह शुगर जो होता है उसको होने का खतरा बढ़ जाता है। वृद्धि हार्मोन्स के अतिस्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसे बोला जाता है, ठीक है। इससे मधुमेह की संभावना हो जाती है। चौथी कंडीशन है द ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स के अधिक स्राव से इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फैट ब्रेकडाउन, वसा का विखंडीकरण, ठीक है, वसा का टूटना बढ़ जाता है, विच जो कि लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ
कीटोन बॉडीज, जो कि कीटोन बॉडीज इन द बॉडी, जो कि शरीर में कीटोन बॉडी के निर्माण को, जिससे कि शरीर में अधिक कीटोन बॉडी का निर्माण होने लगता है। दिस इज कॉल्ड कीटोसिस। इस कंडीशन को या इस डिजीज को क्या बोला जाता है? कीटोसिस बोला जाता है। वृद्धि हार्मोन्स के अतिस्रावण से वसा के विखंडन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में कीटोन काय बनने लगते हैं। इसे कीटोसिस कहते हैं। इस रोग को क्या बोला जाएगा? कीटोसिस। अब फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के फंक्शन की। हमने सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। इसके फंक्शन क्या है? इसके अतिस्रावण से और अल्पस्रावण से, मतलब हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन से कौन सी डिजीज होते हैं उसके बारे में हम जान गए। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या है? यह भी एक प्रोटीन हार्मोन्स ही है। इट मॉलिक्यूल्स आर पॉलीपेप्टाइड मेड ऑफ 198 एमिनो एसिड। इस हार्मोन्स के एक अणु में, ठीक है, मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल में जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, उसमें कितने एमिनो एसिड के मोनोमर्स होते हैं? 198 एमिनो एसिड के 1 लाख, मतलब मोनोमर्स मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जो चेन बाद में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। यह याद रखने वाली बात है। इसके अणु 198 एमिनो अम्लों के बने पॉलीपेप्टाइड होते हैं। एक अणु में 198 एमिनो एसिड होती हैं। इट इंक्लूड्स मिल्क सेक्रेशन इन वुमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब जन्म के बाद यह जो है मिल्क का निर्माण करना, स्रावण करना महिलाओं में इसका इंड्यूस, मतलब यह प्रेरित करता है। इसकी इंद्रियों स्त्रियों में शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसे दूध पिलाने के लिए उसकी आवश्यकता होगी ना, तो यह हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। इन फीमेल्स, मतलब महिलाओं में, इट स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के सेक्रेशन को प्रेरित करता है। कहाँ से? फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम इन द ओवरीज। अंडाशयों में कार्पस ल्यूटियम होती है, ठीक है। ग्राफियन पुटिका पहले होती है। ग्राफियन पुटिका में अंड, मतलब अंडाणु बनता है, और अंडाणु जब रिलीज हो जाता है तो जो ग्राफियन पुटिका बची होती है वह कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। तो फिर बदल करके वह किस हार्मोन्स का स्राव करती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करती है। तो इस स्राव को कौन उत्प्रेरित करता है? यही प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है यही उत्प्रेरित करता है। यह स्त्रियों में अंडाशयों में कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। हमने सोमेटोट्रोपिन की बात कर लिया और प्रोलैक्टिन की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे संक्षेप में क्या बोला जाता है? FSH। उसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य आप जानिए। इन फीमेल्स, मतलब स्त्रियों में, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स में ग्राफियन पुटिकाओं के डेवलपमेंट और विकास को स्टिमुलेट, मतलब यह उत्प्रेरित करता है, मतलब प्रेरित करता है। ओव्यूलेशन, मतलब अंड जनन, और सेक्रेशन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, और अंडाशयों से एस्ट्रोजन, जो कि एक मादा हार्मोन्स, मतलब मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन होती है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजेंस, तो उसके सेक्रेशन को यह जो है स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है? ओव्यूलेशन, मतलब अंड जनन। और क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स मींस ग्राफियन फॉलिकल्स, मतलब ग्राफियन पुटिकाओं के ग्रोथ और विकास को यह जो है स्टिमुलेट करता है। कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह स्त्रियों में अंडाशयों की ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि और विकास, अंड जनन व मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द सेमनीफेरस। अब स्त्रियों में इसका हुआ कम था, लेकिन पुरुषों में भी बनता है FSH, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहा है। तो इसका काम क्या है पुरुषों में? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है, ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। इन मेल्स में, पुरुषों में, यह स्टिमुलेट करता है क्या? सेमिनिफेरस नलिकाओं के विकास को। सेमिनिफेरस नलिकाओं में ही जो स्पर्म होते हैं वह बनते हैं। और क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्र जनन को उत्प्रेरित करता है। कौन? FSH। यह पुरुषों में वृषणों की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि और शुक्र जनन को प्रेरित करता है। इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं LH की। LH क्या है? लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका यह क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स, यह भी एक प्रोटीन हार्मोन्स है, LH या लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। और इसकी एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह भी एमिनो अम्ल के मोनोमर्स से मिलकर बनी होती है। और एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 204 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इतने 204 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल करके, मतलब 1 लाख मोनोमर्स मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, जो बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स में कन्वर्ट होकर के एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का एक मॉलिक्यूल्स बनाएगी। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी प्रत्येक अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 204 एमिनो अम्ल अणु होते हैं। ईच ऑफ द इट्स मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट, मतलब रखता है, ऑफ 204 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में
204 एमिनो एसिड के अणु इसमें होते हैं। फंक्शन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम क्या है, अब हम इसे जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स, नहीं इट इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस मीन्स प्रेरित करता है, इंक्लूड नहीं। इट इंड्यूस द सेपरेशन ऑफ मेल हार्मोन्स, यह मेल हार्मोन्स कौन सा है, एंड्रोजेंस, बाय द इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिज इन मेल्स। यह पुरुषों में क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पुरुषों में नर हार्मोन्स जो होता है, मेल हार्मोन्स, उसे क्या बोला जाता है, एंड्रोजेंस, और मादा हार्मोन्स को ईस्ट्रोजन, ठीक है। नर हार्मोन्स एंड्रोजन को, और लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं उनसे, विषणु की लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन्स के सेक्रेशन को इंड्यूस मतलब प्रेरित करता है। यह पुरुषों में विषणु की अंतराल कोशिकाओं को नर हार्मोन्स एंड्रोजन्स के स्रावण को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, प्रेरित। अब महिलाओं में क्या करेगा यह, इन फीमेल्स, स्त्रियों में, इट स्टिमुलेट्स द फाइनल स्टेज ऑफ ओवेरियन मैचुरेशन, मतलब कि गर्भ, ओवेरियन मैचुरेशन मीन्स होगा गर्भकाल, ठीक है। स्त्रियों में गर्भ, अंडाशयों के परिपक्वन की, गर्भकाल नहीं, अंडाशयों के परिपक्वन की अंतिम प्रावस्था, ओवेरियन मैचुरेशन मीन्स अंडाशयों के परिपक्वन, ठीक है। इन फीमेल्स, स्त्रियों में, इट स्टिमुलेट मतलब ये उत्तेजित करता है द फाइनल स्टेज ऑफ ओवेरियन मैचुरेशन, मतलब गर्भ, अंडाशयों के परिपक्वन मीन्स जब अंडाशयों में जो एक अंडाणु होता है, ठीक है, ओवम, वह किस में बनता है, अंडाशयों की ग्राफियन पुटिका में बनता है, ठीक है। तो ओवेरियन मैचुरेशन मतलब अंडाशयों के परिपक्वन, मतलब कि जिस समय अंड को, मतलब अंडाणु को रिलीज होना होता है, वह कौन सी अवस्था होती है, फाइनल स्टेज होती है, अंतिम प्रावस्था। तो उस समय, ठीक है, अंतिम प्रावस्था को ओव्यूलेशन मीन्स अंड जनन को, और क्या, सेक्रेशन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स, और सेक्रेशन ऑफ द फीमेल हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन से मादा हार्मोन्स कौन, एस्ट्रोजन को, बाय द सेल्स ऑफ द ओवरीज, ओवरीज मीन्स अंडाशयों की कोशिकाओं से फीमेल हार्मोन्स के सेक्रेशन मतलब श्रावण को, और अंड जनन को, और अंड जनन की अंतिम प्रावस्था को मतलब फाइनल स्टेज को या स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रेरित करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन के श्रावण को एफएसएच भी इंड्यूस कर रहा था और एलएच भी इंड्यूस करता है, दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन के स्राव को इंड्यूस करते हैं, मतलब प्रेरित करते हैं। इसकी हिंदी होगी, स्त्रियों में अंडाशयों के परिपक्वन की अंतिम प्रावस्थाओं, अंडोत्सर्ग, अंडाशयों की कोशिकाओं द्वारा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन के श्रावण को प्रेरित करता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ क्या, एलएच सेक्रेशन रीच इट्स मैक्सिमम ऑन अबाउट द 40 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग, अबाउट मतलब लगभग 14वें दिन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स आर्तव चक्र जो कि पर मंथ होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन एलएच सेक्रेशन मतलब एलएच का श्रावण रीच इट्स मैक्सिमम मतलब कि अपने अधिकतम लेवल पर पहुंच जाता है, विच जिससे विच मतलब जो कि इज कॉल्ड द एलएच सर्ज, जो कि एलएच सर्ज कहलाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की आर्तव चक्र की या माहवारी की 14वें दिन जो है एलएच सेक्रेशन ऑफ द रीच इट्स मैक्सिमम, एलएच का श्रावण अधिकतम हो जाता है। ड्यू टू दिस, इस कारण से मतलब इसके कारण, द ओवेरियन वेसिल्स मतलब ग्राफियन पुटिकाएं ब्रस्ट मतलब फट जाते हैं, ठीक है। 14वें दिन लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एलएच का स्राव अधिकतम होगा और इसके कारण जो ग्राफियन पुटिकाएं फट जाएंगी। ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ होती हैं, अंडाशय में होती हैं, लेकिन एलएच कहाँ से बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, ठीक है। द ओवम इज रिलीज्ड, और क्या होगा, जो ओवम इस अंडाणु है वह रिलीज हो जाता है मतलब मुक्त हो जाता है, कहाँ से, ग्राफियन पुटिकाओं से, विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मीन्स जिसे अंड जनन, अंडोत्सर्ग, ठीक है, अंडोत्सर्ग बोला जाता है, अंड जनन नहीं, अंडोत्सर्ग बोला जाता है। तो एलएच का काम क्या है, ग्राफियन पुटिकाओं को तोड़ करके उससे अंडाणु को मोचित कराना या रिलीज कराना एलएच का काम है। आर्तव चक्र में लगभग 14वें दिन एलएच का श्रावण अधिकतम हो जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है या कहते हैं। इससे ग्राफियन या ओवेरियन पुटिका फट जाती है और अंडाणु मोचित हो जाता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स की। हमने एफएसएच के बारे में भी जान गए, एलएच के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान गए। अब एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स है, यह क्या है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह कैसा हार्मोन्स है। तो यह भी एक प्रोटीन हार्मोन्स है, ठीक है। और हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि हार्मोन्स 3 टाइप के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स और एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स। तो ये सभी क्या है, प्रोटीन हार्मोन्स है। और एक प्रोटीन हार्मोन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रत्येक मॉलिक्यूल में, इस हार्मोन्स के प्रत्येक मॉलिक्यूल मतलब अणु में
उसमें जो है 39 एमिनो एसिड, ठीक है, 39 एमिनो एसिड के मोनोमर्स मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और वह पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में जो है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक मॉलिक्यूल बनाती है इस हार्मोन्स की। इसकी प्रत्येक अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 39 एमिनो अम्ल अणु होते हैं। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहा है, तो उसका काम क्या है? तो इसका काम है इट स्टिमुलेट द कार्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड के कार्टिकल पार्ट मतलब कार्टेक्स मतलब जो बाहरी भाग है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला मतलब मध्य वाला और कार्टेक्स मतलब ऊपरी, ठीक है। तो उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, मतलब कार्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन्स निकलते हैं वे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, और जो मेड्यूला से निकलते हैं वह प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्लूकोकार्टिकोइड्स, मिनरलोकार्टिकोइड्स, ठीक है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे किसी अलग वीडियो में, जो कि एड्रीनल ग्लैंड के बारे में रहेगा, वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इट स्टिमुलेट द कार्टिकल पार्ट, यह कार्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड के कार्टिकल पार्ट को स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है टू सेक्रेट हार्मोन्स, हार्मोन्स के सेक्रेशन मतलब हार्मोन्स के स्राव करने के लिए, स्पेशली ग्लूकोकार्टिकोइड, और विशेष रूप से किस हार्मोन्स के श्रावण को? ग्लूकोकार्टिकोइड्स के श्रावण को प्रेरित करता है। यह एड्रीनल ग्रंथियों के वल्कलीय भाग को हार्मोन श्रावण के लिए विशेषतः ग्लूकोकार्टिकोइड के श्रावण के लिए प्रेरित करता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। इसका काम क्या है? पहले यह जानते हैं कि क्या यह भी एक प्रोटीन हार्मोन्स है, और इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें कितने ईच of its molecules consist of 201 amino acid molecules in the polypeptide chain। इसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 201 एमिनो एसिड के मोनोमर्स मतलब एक लाख जो है होते हैं। इतना समझ में आया? इनके प्रत्येक अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 201 एमिनो अम्ल के अणु होते हैं। इसमें थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड सेक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यह थायराइड ग्लैंड जो कि गले में होती है, और इसके बारे में हम प्रॉपर वीडियो अलग से बनाएंगे। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड सेक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यह थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ मतलब विकास को, और उससे जो हार्मोन्स बनते हैं उनके स्राव को, सेक्रेशन को स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करती है। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और श्रावण क्रिया का प्रेरक होता है, प्रेरक या उत्तेजक, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब हम बात करते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। MSH इसे संक्षेप में बोला जाता है। यह भी एक प्रोटीन हार्मोन्स है, और इसकी ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 30 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 13 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स मतलब एक लाख होते हैं, और इतने मिल करके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं किसका? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। इसकी प्रत्येक अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 201 एमिनो अम्ल अणु होते हैं। फंक्शन ऑफ द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इसको जानिए। देयर टारगेट इज द पिगमेंट सेल ऑफ द स्किन। इसकी लक्ष्य क्या है? त्वचा की पिगमेंट मतलब रंग कोशिकाएं इसकी लक्ष्य है। मतलब यह त्वचा की रंग कोशिकाएं, जिसके कारण त्वचा का रंग, कोई व्यक्ति काला होता है, कोई व्यक्ति गोरा होता है, कोई व्यक्ति सांवला होता है, ठीक है। तो यह किसके कारण होता है? त्वचा में मतलब स्किन में पिगमेंट सेल होती है मतलब रंग कोशिकाएं होती हैं, जिनमें जितना अधिक मेलानिन होता है वह उतना ही गाढ़ा रंग का होता है, जिनमें कम मेलानिन होता है वह उतना ही मतलब कि गोरा होता है, और जिनमें बहुत कम अमीनो अम्ल होता है अरे मेलानिन होता है वे कैसे होते हैं? अंग्रेज की तरह एकदम सफेद सफेद चमड़ी वाले होते हैं, ठीक है। तो देयर टारगेट इज द पिगमेंट सेल ऑफ द स्किन। इसकी लक्ष्य क्या है? त्वचा की पिगमेंट सेल है। दिस हार्मोन्स डार्केंस, ठीक है, यह हार्मोन्स गाढ़ापन देता है द कलर ऑफ द स्किन। स्किन मतलब त्वचा के रंग को गाढ़ापन देता है बाय सेपरेटिंग द पिगमेंट, सेपरेटिंग फैलाकर, पिगमेंट में रंगों को फैलाकर, कौन? कार्ड मेलानिन, जिसे मेलानिन बोला जाता है, इन द पिगमेंट सेल ऑफ द स्किन। इस स्किन की पिगमेंट सेल में मेलानिन को फैला करके या त्वचा को गाढ़ापन या गाढ़ा रंग प्रदान करने का प्रयास करता है, ठीक है, या करता है। इनका लक्ष्य त्वचा के रंग कोशिकाएं हैं। यह हार्मोन्स मेलानिन नामक वर्णकों को त्वचा के रंग कोशिकाओं में फैलाकर त्वचा के रंग को गहराता है या गाढ़ा करता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस से या पश्च पिट्यूटरी जो है उससे जो है स्रावित होता है, और बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका कोशिकाओं के सेल बॉडीज होती हैं, कोशिका काय, ठीक है, वह बनाती हैं, लेकिन संचित कहाँ होती हैं? जो कोशिका काय है
उस तंत्रिका कोशिका की वो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन डेंड्राइट्स जो हैं वे पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च लोब मतलब पोस्टीरियर लोब में होते हैं और बनता है हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है। लेकिन स्रावित किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, इतना आप याद रखिएगा। ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, यह भी कैसा है? यह भी प्रोटीन हार्मोन है। ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 9 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने एमिनो एसिड के मोनोमर्स होते हैं? 1 लाख क्या मॉलिक्यूल्स? 9 एमिनो एसिड होते हैं। इतने मिल करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और वह पॉलीपेप्टाइड चेन मिल करके एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मॉलिक्यूल्स मतलब एक अणु बनाएगी। इसके प्रत्येक अणु में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 9 एमिनो अम्ल अणु होते हैं। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम क्या है इसे जानिए। तो इसका काम है देयर आर 2 टारगेट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मीन्स अंग, टारगेट मीन्स लक्ष्य। इसके 2 टारगेट अंग है ऑफ दिस हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के 2 लक्ष्य अंग हैं। कौन कौन से? यूटेरस एंड ब्रेस्ट ऑफ वुमेन। यूटेरस मीन्स गर्भाशय और छाती मतलब स्तन ऑफ द वुमेन, स्त्रियों के स्तन और गर्भाशय इसका लक्ष्य अंग होते हैं। किसके? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के। इस हार्मोन्स के 2 लक्ष्य अंग हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और स्तन। अब उन पर यह कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब गर्भकाल के समाप्ति पर, द सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। कार्पस ल्यूटियम मतलब कि कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण कम हो जाता है। कब? प्रेगनेंसी के एंड में, मतलब जब गर्भकाल समाप्त हो जाता है और डिलीवरी होनी होती है, ठीक है, तो उस समय कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण कम हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, जो गर्भाशय में बच्चा रहता है गर्भकाल में, ठीक है, तो गर्भकाल में जो बच्चा रहता है वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रभाव में ही बच्चे की डिलीवरी जो है मतलब नहीं हो पाती है, मतलब बच्चा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल हाई रहता है गर्भकाल के समय। और जब बच्चे की प्रसव होना रहता है मतलब डिलीवरी होनी होती है, तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कम होगा तो डिलीवरी की कंडीशन आ जाती है। तो जिस समय डिक्रीज होता है लेवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का, उसी समय देन द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज, तब पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, विच जो कि इंड्यूस लेबर बाय कंट्रैक्टिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटेरियन वाला, जिससे कि गर्भाशय की भित्ति की जो अरेखित मतलब स्मूथ चिकनी मसल्स जो है या अरेखित मसल्स, उनमें से कंट्रैक्ट मतलब संकुचन जो है, संकुचन शिथिलन पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। समझ में आया? गर्भकाल की समाप्ति पर कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण काफी कम हो जाता है। तब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, जो गर्भाशय की दीवार की अरेखित पेशियों को सिकोड़कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण कम हो जाता है, तभी जो है ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो गर्भाशय की दीवार की अरेखित पेशियों को सिकोड़कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो अंडाणु होता है, ठीक है, ओवम, तो जब यह अंडोत्सर्ग हो जाता है, ओव्यूलेशन मीन्स अंडोत्सर्ग, तो ग्राफीन पुटिका फटती है, तो फट करके ग्राफीन पुटिका से अंडाणु जो है ओवम वह बाहर निकल गया और ग्राफीन पुटिका बदल जाती है कार्पस ल्यूटियम में। तो वह यह जो है निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन का इंतजार करते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया तब कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, फीटस का, उसके विकास में मदद करती है। और कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बहुत हाई लेवल में बनाती है, बहुत अधिक बनाती है, और इसी हार्मोन्स के अंतर्गत बच्चे का पूरा विकास होता है। और भी कई हार्मोन्स हैं, लेकिन इस हार्मोन्स का लेवल हाई बना रहता है और इसी हार्मोन्स के प्रभाव में बच्चा जो है गर्भाशय में पड़ा रहता है, ठीक है। बाय चांस यदि किसी दवा के कारण से या किसी भी कारण से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का अगर अचानक में लेवल गिर जाता है तो वही गर्भपात या एब्रोशन हो जाता है। समझ में आया? तो मतलब कि जन्म से जो गर्भकाल होता है 9 महीने का, उससे अगर कम समय में किसी भी कारण से, मान ली किसी दवा के रिएक्शन से या किसी भी कारण से यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का, या और भी कई कारण है एब्रेशन गर्भपात के, लेकिन एक कारण यह भी होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल जब डाउन हो जाता है तो गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब पैदाइश होना होता है, ठीक है, पैदाइश या जो होता है प्रसव, तो इस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे कि गर्भाशय की अरेखित पेशियों में संकुचन पैदा होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और फिर बच्चा सुगमता से पैदा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी के जन्म के बाद, क्योंकि इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के 2 लक्ष्य अंग हैं, कौन कौन से? स्त्रियों के गर्भाशय और स्तन। तो हमने गर्भाशय की बात कर ली, अब हम स्तन की बात करते हैं।
आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के जन्म के मतलब बच्चे के जन्म के बाद इट वर्क्स टू ब्रिंग द यूटेरस टू नॉर्मल स्टेट, मतलब गर्भाशय को सामान्य स्थिति में लाने का वर्क मतलब काम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। एंड और प्रोड्यूस मिल्क बाय कंट्रैक्टिंग द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट एट द टाइम ऑफ फीडिंग बाय द बेबी, और बच्चों के ठीक है बच्चे के दूध पिलाने के लिए जो ब्रेस्ट मतलब स्तन की जो मसल्स हैं उनमें संकुचन पैदा करता है ताकि दूध मिल्क जो है बाहर आ सके और बच्चा उसे पी सके। किसका काम होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम होता है। शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेक्षण मतलब दूध को निकालना, ठीक है दुग्ध को निकालने का काम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कैसा है, यह भी जो है प्रोटीन हार्मोन्स है और यह भी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है जिसमें एमिनो एसिड के 9 मोनोमर्स या 9 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिलकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रत्येक अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 9 एमिनो अम्ल अणु होते हैं। अब फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है मेजर फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन, इट इज इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड फ्रॉम द डिस्टल convoluted tubules and collecting ducts in the kidney, किडनी मतलब वृक्क की जो दूरस्थ, डिस्टल मतलब दूरस्थ, कुंडलित कन्वुलेटेड मतलब कुंडलित नलिका, ट्यूबल्स मतलब नलिका और कलेक्टिंग डक्ट संग्रह नलिका, ठीक है संग्रह नलिका और दूरस्थ संवलित नलिका की किडनी की दूरस्थ संवलित नलिका और संग्रह नलिका में वाटर मतलब जल के अवशोषण, पुनरावशोषण, रीअब्सॉर्प्शन मतलब पुनरावशोषण को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है बढ़ाना, इसका काम है मेजर फंक्शन ऑफ द वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का काम है इनटू द ब्लड, ब्लड में। वैसोप्रेसिन का प्रमुख कार्य वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग और संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है। आपने 12वीं में या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो इसका काम यही है कि दूरस्थ वृक्क किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्या है, नेफ्रॉन्स है। तो नेफ्रॉन्स में के कई पार्ट होते हैं, दूरस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका, संग्रह नलिका, ग्लोमेरुलस, ठीक है इत्यादि कई पार्ट होते हैं। तो जो दूरस्थ संवलित नलिका और संग्रह नलिका है, कलेक्टिंग डक्ट्स और कन्वुलेटेड डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबल्स, तो यहाँ पर जल का पुनः अवशोषण होता है क्योंकि वहाँ पर मूत्र का यूरिन का निर्माण हो रहा है, तो जो अनावश्यक जल होता है वही बाहर निकलता है और शरीर में जितनी जल की आवश्यकता होती है उस जल को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित करके ब्लड में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इसका यह वैसोप्रेसिन का प्रमुख कार्य है कि यह जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। वैसोप्रेसिन का प्रमुख कार्य वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग एवं संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू इट्स लो सेक्रेशन, लो सेक्रेशन मीन्स वैसोप्रेसिन के कम श्रावण से या अल्प श्रावण से क्या होगा, यूरिन बिकम्स डाइल्यूट, जो मूत्र है यूरिन मतलब मूत्र पेशाब, वह बिकम डाइल्यूट मतलब तरल हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, अधिक इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की जो कमी हो गई, और जब कमी हो गई तो जल का पुनः अवशोषण हो नहीं पाया और पूरा जल जो है जितना छनेगा ग्लोमेरुलस से उतना अधिकांश मात्रा में यूरिन में मिल जाता है। तो यूरिन कैसे हो जाती है, बहुत डाइल्यूट मतलब पतली हो जाती है और अधिक हो जाती है। एंड और ब्लड बिकम्स थिक, और ब्लड जो है मोटा हो जाता है, खून जो है रक्त जो है वह मोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड में जो जल की मात्रा थी वह अधिकांश यूरिन में आ गई और यूरिन से बाहर चली गई, उसको पुनः अवशोषित कर नहीं पाया गया क्योंकि वैसोप्रेसिन की मात्रा ही कम हो गई। और क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, और इससे ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन इंक्रीज फ्रॉम 1 से 2 लीटर्स टू 10 से 15 लीटर पर डे, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है यूरिन की वह कितनी होती है, 1 से 2 लीटर पर डे होती है। लेकिन लो सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन के कम श्रावण से क्या हो जाता है, जो यूरिन की अमाउंट होती है वह 10 से 15 लीटर पर डे तक चली जाती है। और क्या होता है, डिहाइड्रेशन केस मोर थ्रस्ट, और डिहाइड्रेशन के कारण जो है प्यास अधिक लगती है, ठीक है, प्यास रोगी बार बार जो है पानी मांगेगा और पिएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द डिजीज ऑफ डायूरेसिस, इस रोग को क्या बोला जाता है, डायूरेसिस बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, और क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है।
इसके अल्पस्रावन से मूत्र तनु और रुधिर गाढ़ा हो जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, मूत्र की मात्रा सामान्य मात्रा 1 से 2 लीटर सामान्य मात्रा होती है, ठीक है। लेकिन घट जाने से वैसोप्रेसिन के लेवल के घट जाने से क्या होगा, 10 से 15 लीटर प्रतिदिन तक यूरिन की मात्रा हो जाती है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन हो जाने से प्यास अधिक लगती है। इस दशा को मूत्रलता मतलब डायूरेसिस अथवा डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस या मूत्रलता बोला जाता है वैसोप्रेसिन की मात्रा के घट जाने से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। घटने के कारण डायूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा था, लेकिन बढ़ने के कारण क्या होगा, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन के अधिक श्रावण से द यूरिन बिकम थिक, जो है कि यूरिन मतलब मूत्र मोटा हो जाता है, मतलब मूत्र की मात्रा घट जाती है। एंड द ब्लड बिकम थिन, और ब्लड जो है पतला हो जाता है। क्यों पतला हो जाता है, क्योंकि एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन हार्मोन्स अधिक हो गया, तो जब जो ग्लोमेरुलस से रक्त छन रहा है उसमें जो जल की मात्रा है उसको पूरा खींच लेता है, मतलब पूरा अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होकर किसमें मिलेगा, ब्लड में ही मिलेगा। तो ब्लड में अधिकांश जब जल मिल जाएगा तो ब्लड थिन हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, और यूरिन कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और इसकी मात्रा कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर इंक्रीज, इसके कारण ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है। किसके कारण, वैसोप्रेसिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तब। वैसोप्रेसिन की अधिकता से मूत्र गाढ़ा और रुधिर पतला हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे भी आपको जानना चाहिए, यह क्या है, द अमाउंट ऑफ एडीएच इंक्रीज इन कंडीशन ऑफ पेन, डिस्ट्रेस, इनेक्सिटी, इंजरी, शॉक, सीटीसी। पीड़ा मतलब पेन, संकटावस्था मतलब डिस्ट्रेस, ठीक है, इनेक्सिटी मतलब चिंता, इंजरी मतलब चोट, शॉक मतलब सदमा आदि की दशाओं में एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है। आदि इन दशाओं में एडीएच मतलब एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तब पेशाब की मात्रा घट जाएगी, मूत्र की मात्रा घट जाएगी, ठीक है, और बीपी भी जो है बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी। कॉफी, टी एंड एल्कोहल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एडीएच। काफी, चाय और मदिरा, ठीक है, एल्कोहल का प्रयोग यहाँ पर किया गया मदिरा पान के लिए, जो लोग दारू शराब पीते हैं, दारू शराब, ठीक है। काफी, टी और एल्कोहल जो रिड्यूस मतलब घटाते हैं द अमाउंट ऑफ एडीएच, एडीएच की मात्रा को घटाते हैं। और जब एडीएच की मात्रा बढ़ेगी तो यूरिन की मात्रा, जब एडीएच की मात्रा घटेगी तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन, जिससे कि यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एडीएच की कमी हो जाएगी तो जल का पुनरावशोषण नहीं हो पाएगा, तब सारा जल जो जितना ग्लोमेरुलस से छनेगा उतना यूरिन में रिलीज हो जाएगा। काफी, चाय और मदिरा पान से एडीएच की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, और घट जाने से एडीएच की मात्रा घट जाने से बीपी भी जो है घट जाती है, ठीक है। जब मूत्र की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड जो है ठीक हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, तो बीपी लो हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इट हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिक पॉइंट्स के बारे में और सभी हार्मोन्स के बारे में विस्तार से बताया। हमें आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, और अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।